नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ा जीएस क्लासेस में। तो चलिए आज के करंट अफेयर के बारे में देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई फुट एंड माउथ डिजीज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आइए देखते हैं, जो फुट एंड माउथ डिजीज है वह किस वायरस के कारण होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, यह होता है एफ्थो वायरस। देख सकते हैं एफ्थो वायरस डिजीज, तो वायरस के कारण यह डिजीज होता है और यह एक प्रकार का संक्रामक वायरल रोग है। कैसा है? संक्रामक वायरल रोग है। और बात करते हैं किससे संबंधित है, तो यह पशुओं से संबंधित होने वाली बीमारी है। पशुओं से संबंधित बीमारी है ये। और यह खासकर दुधारू पशुओं में, जिनके पैर जो होते हैं, जैसे इस तरह से जो पैर होते हैं जिनके बीच में गैप होता है, उन पशुओं को यह बीमारी ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे घोड़े और बिल्ली, कुत्तों को यह बीमारी प्रभावित नहीं करती है। तो यह जैसे गाय बकरी सूअर भेड़ आदि, ये सब मवेशी जो होते हैं, इन पशुओं को ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि इनके पैर में इस तरह से, इनके पैर में क्या होता है, ये गैप होता है। तो जो जिनके पैर में गैप होता है उन्हीं पशुओं को ज़्यादा प्रभावित करती है फुट माउथ एंड डिजीज। और यह एप्थो वायरस के कारण होता है और यह संक्रामक वायरल बीमारी है और पशुओं से संबंधित बीमारी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हाल ही में यह चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में चर्चा में इसलिए है, चर्चा में क्यों है देख सकते हैं। तो चर्चा में देख सकते हैं, पीलीभीत में, हाल ही में पीलीभीत में, जो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, यह 60% मवेशियों को प्रभावित किया इसने। कौन से मवेशी? दुधारू मवेशियों को इसने हाल ही में प्रभावित किया पीलीभीत में। और यह बीमारी बता दें आपको, किसमें नहीं होता? घोड़ों में, कुत्तों में और बिल्लियों में। इन सब के पैर गाय भैंस के जैसे नहीं होते, बकरियों के जैसे पैर नहीं होते, तो इनको प्रभावित नहीं करता है। यह एफ्थो वायरस के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके कारण होता है? एफ्थो वायरस, ध्यान रखेंगे, एफ्थो वायरस के कारण होता है फुट एंड माउथ डिजीज। पूछा जाए किससे होता है तो बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अभ्यास लैमितीय लैमितीय हाल ही में किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है या किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो यह लैमितीय है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। यह लैमितीय जो है, इसका 10वां संस्करण है। लैमितीय 2024, लैमितीय 2024 जो है, यह 10वां संस्करण है, 10वां संस्करण। और यह किसके बीच हुआ? तो यहाँ पे देख सकते हैं, भारत और सेशल्स के बीच यह युद्ध आयोजित किया गया। और यह आयोजन कब किया गया? तो 18 से 27 मार्च के बीच, 27 मार्च 2024 के बीच यह आयोजन किया गया, 18 से 27 मार्च तक। और जो लैमितीय का जो अर्थ होता है, लैमितीय का अर्थ होता है मित्रता। क्या होता है? मित्रता। लैमितीय का अर्थ मित्रता होता है। और भारतीय सेना की टुकड़ी सेशल्स के लिए रवाना हो चुकी है। और प्रत्येक पक्ष से 45, प्रत्येक पक्ष से, यहाँ से देख सकते हैं, प्रत्येक पक्ष से 45 यानी कि 45 जो कर्मी हैं वो भाग लेंगे, 45 कर्मी भाग लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रत्येक पक्ष से 45 कर्मी भाग लेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है? तो तमिलनाडु राज्य ने सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके पीएम श्री स्कूल योजना में को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो मार्च 2024 में तमिलनाडु सरकार ने, मार्च 2024 में तमिलनाडु सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, जो पीएम श्री योजना को लागू किया। पीएम श्री योजना को इन्होंने लागू किया तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो तमिलनाडु के सीएम कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं, पीएम श्री योजना में लागू कर दिया है। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं उनकी, जो तमिलनाडु के सीएम है, यह एम के स्टालिन जी हैं। एम के स्टालिन यहाँ के सीएम हैं तमिलनाडु के। इनकी फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर पीएम श्री योजना को लागू किया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देख सकते हैं, हाल ही में समाचारों में देखी गई बुगुन लियोसिचला निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है?
तो हाल ही में समाचारों में देखी गई जो बुगुन सिचला है, बुगुन लियो सिचला है, यह अरुणाचल प्रदेश की एक प्रकार की क्या है, पक्षी है। अरुणाचल प्रदेश के पक्षी है ये। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो इसका उत्तर हो जाएगा पक्षी। निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह पक्षी है। देखते हैं बर्ड वाचिंग इन ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, बुगुन लियो सिचला, इस पक्षी का नाम है बुगुन लियो सिचला। यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली पक्षी है। और यह किस सेंचुरी में पाई जाती है? तो यह ईगल नेस्ट, देख सकते हैं, ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो याद रखेंगे ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यह पक्षी जो है बुगुन लियो सिचला, यह अरुणाचल प्रदेश की ही पक्षी है। और यह इस समय चर्चा में क्या है? तो यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी हो गई है, लुप्त प्राय पक्षी हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल की जो बुगुन जनजाति है, अरुणाचल की बुगुन जनजाति, बुगुन जनजाति, इसने क्या किया, लियो सिचला की सुरक्षा के लिए ये सब क्या करते हैं, हर मतलब जो अपना भूमि दान करते हैं बुगुन पक्षी अभ्यारण्य के लिए, बुगुन को संरक्षित रखने के लिए ये लोग जो लियो सिचला की सुरक्षा के लिए भूमि ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य में दान करते हैं। और बुगुन लियो सिचला छोटा बब्बलर पक्षी है, ये बहुत छोटा बब्बलर पक्षी, बब्बलर बबलर पक्षी इसे कहा जाता है, छोटा बबलर पक्षी। और बुगुन लियो सिचला यह छोटा बबलर पक्षी है और इसकी जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर की होती है, यह पक्षी 20 सेंटीमीटर की। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे एक बार और देख सकते हैं, तो इसे बबलर पक्षी, देख सकते हैं यहाँ पे बबलर पक्षी कहा जाता है। ठीक है, यह बबलर पक्षी है और यह 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इसकी हाइट जो है यह 20 सेंटीमीटर का छोटा पक्षी है। और कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश के किस ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य में, ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। तमिल ईसाई सुंदर राजन, जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ऑप्शन जो देखेंगे, तेलंगाना की यह राज्यपाल थी। और जो तमिल ईसाई सुंदर राजन है, यह बीजेपी की नेता थे, यह बीजेपी पार्टी से संबंधित थे। और तेलंगाना की सेकंड राज्यपाल थी, देखेंगे तेलंगाना की सेकंड राज्यपाल थी, सेकंड गवर्नर थी, कहाँ की? तेलंगाना की। तेलंगाना अभी हाल ही में राज्य बना है, 2014 में, जून 2014 में इसका गठन किया गया है। और यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तो इसकी जो सेकंड गवर्नर है, राज्यपाल हैं, वो कौन है? तो तमिल ईसाई सुंदर राजन। यहाँ पे इनकी फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तमिल ईसाई सुंदर राजन। बात करते हैं तेलंगाना के सीएम कौन है? तो तेलंगाना के जो सीएम है वो रेवंत रेड्डी हैं। कौन है? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है। और किस पार्टी के ये सीएम है? तो भारत राष्ट्र समिति के, भारत राष्ट्र समिति के। यहाँ यह वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो क्षेत्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश में है और बिहार मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वैसे ही तेलंगाना में भी क्षेत्रीय पार्टी है जिसका नाम है भारत राष्ट्र समिति। इसी पार्टी से संबंधित है रेवंत रेड्डी। और जो भारत राष्ट्र समिति है, भारत राष्ट्र समिति देखेंगे तो अध्यक्ष हैं वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है? तो चंद्रशेखर के चंद्रशेखर राव वहाँ उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, भारत राष्ट्र समिति के। इसी से संबंधित हैं कौन? रेवंत रेड्डी, जो वहाँ के सीएम हैं। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वरिष्ठ नौकरशाह राहुल सिंह, यानी कि जो वरिष्ठ आईएएस हैं, वरिष्ठ आईएएस राहुल सिंह को सीबीएसई का चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष बनाया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे देखेंगे 13 मार्च 2024 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राहुल सिंह को सीबीएसई मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का इन्हें क्या बनाया गया है? तो इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह किन की जगह लेंगे? तो यह निधि छिब्बर की जगह लेंगे, निधि
छिब्बर की जगह लेंगे कौन? राहुल सिंह। तो किसको रिप्लेस करेंगे? निधि छिब्बर को रिप्लेस करेंगे। इससे पहले जो राहुल सिंह जी थे, यहाँ से इरेज करते हैं। हाल ही में फार्मूला 4 रेसिंग इवेंट्स कहाँ आयोजित हुआ? फार्मूला 4 रेसिंग इवेंट्स कहाँ पे आयोजित किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित किया गया। कश्मीर के डल झील के पास, देखेंगे डल झील के पास आयोजित किया गया कार्यक्रम। श्रीनगर में। तो 18 मार्च 2024 को 18 मार्च 2024 को डल झील के पास, डल झील के या डल झील में ही रंगमंच लगाया गया या कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीनगर में ही फार्मूला 4 कार रेसिंग पहली बार श्रीनगर में यह रेस आयोजित किया गया। श्रीनगर में पहली बार यह रेस आयोजित किया गया। तो राइट आंसर जो होगा इसका श्रीनगर। हाल ही में पूनावाला फिनकॉर्प के नए एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया? तो जो पूनावाला फिनकॉर्प हैं, इनके नए एमडी और सीईओ किन्हें नाम ऐलान कर दिया गया? तो इनका नाम देख सकते हैं, इनका नाम है, फोटो में देख सकते हैं, अरविंद कपिल। क्या नाम है? अरविंद कपिल इनका नाम है। में एचडीएफसी बैंक के ग्रुप हेड हैं और यह कार्यभार इसका 24 जून 2024 से इसका कार्यभार ग्रहण करेंगे। पूनावाला फिनकॉर्प के एमडी और सीईओ के रूप में 24 जून 2024 से कार्यभार इसका ग्रहण करेंगे। पहले थे, इनसे पहले जो पूनावाला फिनकॉर्प के एमडी और सीईओ थे वो कौन थे? तो उनका नाम है अभय भुटाडा। इनके पहले जो एमडी और सीईओ थे वो अभय भुटाडा जी थे। ये जल्द ही रिटायरमेंट ले रहे हैं, समय से पहले ही रिटायरमेंट ले रहे हैं, इसलिए पूनावाला फिनकॉर्प ने नए एमडी और सीईओ का ऐलान कर दिया है, जिनका नाम है अरविंद कपिल। ये एचडीएफसी बैंक के ग्रुप हेड हैं अभी वर्तमान में। ये 24 जून 2024 से पूनावाला फिनकॉर्प के नए एमडी और सीईओ का कार्यभार संभालेंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मार्च 2024 को डायना स्मृति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, किसे पुरस्कृत किया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली के उदय भाटिया और हरियाणा के मानसी गुप्ता, डायना अवार्ड। अब इसके बारे में देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दिल्ली के उदय भाटिया और हरियाणा की मानसी गुप्ता को देखेंगे, उदय भाटिया कहाँ के निवासी हैं? तो यह दिल्ली के हैं। और मानसी गुप्ता ये कहाँ की हैं? ये हरियाणा की हैं। तो इन दोनों को 14 मार्च 2024 को डायना स्मृति अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। और दुनिया भर के पूरे वर्ल्ड में 20 लोगों को यह अवार्ड दिया गया। 20 लोगों को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आते हैं डायना स्मृति जो पुरस्कार है, देख सकते हैं डायना स्मृति पुरस्कार यह किसकी याद में दिया जाता है? तो राजकुमारी डायना की याद में दिया जाता है। और हर साल 2 साल बाद 2 साल के अंतराल पर यह पुरस्कार दिया जाता है। 2 साल में एक बार दिया जाता है यह पुरस्कार। और यह पुरस्कार विश्व में असाधारण युवाओं को दिया जाता है। असाधारण कार्य करने वाले युवाओं को यह पुरस्कार हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। 2 साल में एक बार यह पुरस्कार दिया जाता है, 2 साल में एक बार। और इस वर्ष डायना अवार्ड चैरिटी की 25वीं वर्षगांठ थी। इस बार 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। 25वीं वर्षगांठ 2024 में इसका मनाया गया, 14 मार्च 2024 को। तो इस प्रकार से 25वीं वर्षगांठ के दौरान
डायना स्मृति अवार्ड को पुरस्कृत किया गया। विश्व भर में 20 लोगों को डायना स्मृति पुरस्कार दिया गया। भारत के कौन थे? भारत में दिल्ली के उदय भाटिया थे और हरियाणा की मानसी गुप्ता। इन दोनों युवाओं को भारत की तरफ से डायना स्मृति अवार्ड दिया गया और सभी को मिलाकर लगभग 20 वर्ल्ड में पूरे मिलाकर 20 लोगों को डायना स्मृति अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आते हैं अन्य जानकारी। तो अन्य जानकारी में देखते हैं फ्रेंच भाषा दिवस। तो फ्रेंच भाषा दिवस यहाँ पे कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक थी। कौन सी? फ्रेंच भाषा। संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाएं हैं, तो 6 भाषाओं में से संयुक्त राष्ट्र की कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाओं में से एक कौन सी है? फ्रेंच। तो संयुक्त राष्ट्र ही हर साल फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को मनाता है। 20 मार्च। और यह फ्रेंच भाषा दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो यह 20 मार्च 1970 से मनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 20 मार्च को ही। और इसी तारीख को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉ फ्रैंकोफोनी बनाया गया था 20 मार्च को ही। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट काफ़ी है, अब लोग इतना ही ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं नो योर कैंडिडेट ऐप। यह ऐप किसने लॉन्च किया? तो यह एक प्रकार का ऐप है। इसे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। इसे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह एक प्रकार का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किसने किया? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया और यह मतदाताओं को पता लगाने में सक्षम है। मतदाता अपने, इसका मतलब होता है नो योर कैंडिडेट ऐप, अपने मतदाता को पहचानो या जानो। तो यह मतदाताओं की पहचान करने में सक्षम है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है मंगल ग्रह पर मिला सबसे बड़ा ज्वालामुखी। तो ये कौन सी ज्वालामुखी है? तो इस ज्वालामुखी का नाम है नोक्टिस ज्वालामुखी। अब इसमें क्या विशेषता है? तो यह मंगल ग्रह पर हाल ही में इसका पता लगाया गया। तो इसकी जो ऊंचाई है 29,600 फीट, 29,600 फीट इसकी ऊंचाई है, इसकी हाइट है। और 450 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। 450 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, इसमें यही खासियत है। और यह भूमध्य रेखा के, देख सकते हैं, भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, ठीक दक्षिण में स्थित है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में मंगल ग्रह पर जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी मिला है नोक्टिस ज्वालामुखी, यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है और इसकी ऊंचाई 29,600 फीट है और चौड़ाई 450 किलोमीटर चौड़ा है। तो अगला देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने सिर्फ ब्लैंक पेज लिया है आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग विश्व गौरैया दिवस। सबसे पहले देखेंगे विश्व गौरैया दिवस। तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और विश्व गुर्दा दिवस देखेंगे। विश्व गुर्दा दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो यह मनाया जाता है 9 मार्च को। 9 मार्च को। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? जन औषधि दिवस। तो जन औषधि दिवस याद रखेंगे, यह 7 मार्च को मनाया जाता है। जन औषधि दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नया है वही अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। और इसके बाद बात करते हैं तो विश्व टीबी दिवस, विश्व क्षय दिवस या टीबी दिवस भी बोला जाता है। टीबी दिवस जो महामारी थी, विश्व टीबी दिवस, यह कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों बता दें 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय दिवस यह 24 मार्च को मनाया जाता है। और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो यह कब मनाया जाता है? यह 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को। और बात करते हैं बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस, तो यह कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो यह 26 मार्च को मनाता है। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाता है। और विश्व गौरैया दिवस की बात करें, विश्व
गौरैया दिवस, तो इसका जो थीम है, यह कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो इसका थीम है विश्व गौरैया दिवस का, जो 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।